नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेटमॉक डेली एमसीक्यू क्विज में। आज का विषय है इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। कुल 10 सवाल हैं। हर सवाल के बाद आपको 10 सेकंड मिलेंगे जवाब सोचने के लिए। अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में 3 कथन दिए गए हैं। पहला, आरबीआई की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई। दूसरा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। तीसरा, आरबीआई केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का बैंकर है। बताइए कौन से कथन सही हैं? आपके पास 10 सेकंड है। अपना जवाब कमेंट में लिखें। सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों कथन सही हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और आरबीआई केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों का बैंकर, एजेंट और सलाहकार है। अगले सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल, भारत के भुगतान संतुलन में चालू खाते का घटक कौन नहीं है? ऑप्शन ए व्यापारिक व्यापार, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ऑप्शन सी विप्रेषण यानी रेमिटेंस या ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात। 10 सेकंड है आपके पास, सोचिए और कमेंट कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एफडीआई पूंजी खाते का हिस्सा है, चालू खाते का नहीं। चालू खाते में व्यापारिक व्यापार, सॉफ्टवेयर सेवाएं, रेमिटेंस और निवेश आय शामिल है। एफडीआई और एफपीआई पूंजी खाते में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, जीएसटी के बारे में 3 कथन दिए गए हैं। पहला, जीएसटी 101वें संविधान संशोधन से लागू हुआ। दूसरा, जीएसटी में उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट समाहित है। तीसरा, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। बताइए कौन से कथन सही हैं? 10 सेकंड कमेंट में लिखिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों कथन सही हैं। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से 101वें संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ। इसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट आदि अनेक कर समाहित हुए। अनुच्छेद 279 अ के तहत जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, चौथा सवाल, एफआरबीएम अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सरकारी राजस्व बढ़ाना, ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा कम करना, ऑप्शन सी विदेशी निवेश को बढ़ावा देना या ऑप्शन डी मुद्रास्फीति नियंत्रित करना। 10 सेकंड है, सोचिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजकोषीय घाटा कम करना। एफआरबीएम अधिनियम 2003 का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए राजकोषीय घाटा कम करना है। इनके सिंह समिति ने जीडीपी के 3% का लक्ष्य रखा था। अगले सवाल पर चलें। पांचवा सवाल, नाबार्ड के बारे में 3 कथन है। पहला, नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई। दूसरा, नाबार्ड ग्रामीण ऋण का पुनर्वित्त करता है। तीसरा, नाबार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कौन से कथन सही हैं? 10 सेकंड कमेंट कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल कथन 1 और 2 सही हैं। नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई। यह ग्रामीण ऋण का पुनर्वित्त करता है। लेकिन कथन 3 गलत है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, दिल्ली में नहीं। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल, वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कौन सा कर केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है? ऑप्शन ए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, ऑप्शन बी आयकर, ऑप्शन सी सीमा शुल्क या ऑप्शन डी आयकर पर अधिभार। 10 सेकंड है, कमेंट में बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयकर। आयकर विभाज्य कर पूल का हिस्सा है जो अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र और राज्यों में बंटता है। लेकिन सीमा शुल्क, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर और अधिभार विभाज्य पूल में शामिल नहीं है। ये केंद्र के पास ही रहते हैं। अगला सवाल, 7वां सवाल, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के बारे में 3 कथन हैं। पहला, कृषि प्राथमिकता क्षेत्र है। दूसरा, शिक्षा ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल है। तीसरा,
घरेलू बैंकों के लिए लक्ष्य समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 40% है। कौन से सही हैं? 10 सेकंड कमेंट कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों कथन सही हैं। प्राथमिकता क्षेत्र में कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, आवास सब शामिल हैं। शिक्षा ऋण भी इसमें आता है। और घरेलू बैंकों का लक्ष्य एनबीसी का 40% है। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। 8वां सवाल, मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए विनिमय दरें तय करना, ऑप्शन बी नीतिगत रेपो दर निर्धारित करना, ऑप्शन सी शेयर बाजारों का विनियमन या ऑप्शन डी सरकारी उधारी का प्रबंधन। 10 सेकंड है, सोचिए और बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीतिगत रेपो दर निर्धारित करना। एमपीसी 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रेपो दर तय करती है। इसमें 6 सदस्य हैं, 3 आरबीआई से और 3 सरकार द्वारा नियुक्त। गवर्नर अध्यक्ष होते हैं। बढ़िया चल रहा है। अगला सवाल, 9वां सवाल, भारत की विनिवेश नीति के बारे में 3 कथन हैं। पहला, सामरिक विनिवेश में प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण होता है। दूसरा, दीपम विनिवेश के लिए नोडल विभाग है। तीसरा, अल्पांश विनिवेश का अर्थ 51% से कम हिस्सेदारी बेचना है। कौन से सही हैं? 10 सेकंड, जल्दी बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों कथन सही हैं। सामरिक विनिवेश में 51% या अधिक बेचकर प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरित होता है। दीपम वित्त मंत्रालय का नोडल विभाग है। और अल्पांश विनिवेश में सरकार बहुमत रखती है। अंतिम सवाल आ रहा है, 10वां और अंतिम सवाल, केंद्रीय बजट में प्राथमिक घाटा की गणना कैसे होती है? ऑप्शन ए कुल व्यय घटा कुल प्राप्तियां, ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा घटा ब्याज भुगतान, ऑप्शन सी राजस्व व्यय घटा राजस्व प्राप्तियां या ऑप्शन डी पूंजीगत व्यय घटा पूंजीगत प्राप्तियां। आखिरी 10 सेकंड कमेंट में बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजकोषीय घाटा घटा ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा बताता है कि सरकार ब्याज छोड़कर कितना उधार ले रही है। अगर प्राथमिक घाटा शून्य हो तो मतलब सरकार सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए उधार ले रही है। ये बजट का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज की इंडियन इकोनॉमी क्विज यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपने अच्छा स्कोर किया होगा। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और डेली क्विज के लिए तैयार रहें। exam.netmock.com पर जाकर और प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगली क्विज में, तब तक पढ़ते रहिए।